नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो किसके बारे में जानेंगे? उत्तर वैदिक काल। और जानेंगे किसके बारे में? राजनीति। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने क्या जाना था कि भाई राजा का चुनाव किस प्रकार से होता था, ठीक है, और राजा बनने के बाद में उस पे जो अंकुश है वो कौन सी सभा और समिति किस प्रकार से लगाती थी, उन सभी के बारे में जाना। राजा बनने के बाद में, ठीक है ना, तो उत्तर वैदिक काल में जब राजा बन जाते तो राजा ने किस प्रकार से राजा बनते समय उसको क्या क्या कार्य करने पड़ते थे, उन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना। यानी कि राजा बनने के समय में उसने राजसूय यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करे, ठीक है ना, वाजपेयी यज्ञ करे, और अग्निहोत्र यज्ञ करे, और सुंदरमणि यज्ञ के बारे में भी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था। आज जो हम जानेंगे, अब जो जानेंगे वो जानेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में कर प्रणाली के बारे में। किसके? कर प्रणाली। कि भाई राजा बनने के बाद में कर प्रणाली किस प्रकार से थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। तो हम क्यों उत्तर वैदिक में बीच में क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जब उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। जिस प्रकार से देखो, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में हमने सबसे ज्यादा किसके बारे में जानकारी आप लोगों से साझा की या किसके बारे में हमने जाना? तो वो जाना था ऋग्वेद के बारे में, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल के दौरान हम पढ़ते हैं ऋग्वेद को, और उत्तर वैदिक काल के दौरान पढ़ते हैं हम उत्तर वैदिक काल के दौरान जो वेद बने थे उनके बारे में। और जो वेद, वो वेद कौन कौन से थे? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, इनके बारे में। और इनके बाद में क्या पढ़ते हैं भाई? अब इनके बाद में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वेदों के विस्तार के बारे में, वेदों के सरल रूप के बारे में। क्योंकि वेदों का विस्तार हुआ, उनको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए उनके रूप परिवर्तित होते चले गए, ठीक है ना। तो वेदों के बाद में फिर उनके जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, आरण्यक, और उसके बाद में उपनिषद, वेदांग, इस प्रकार से वेदों को सरल बनाते चले गए। तो उन्हीं के बारे में हम बारी बारी से जानते भी चलेंगे। तो अब जो हम जानेंगे, हमने वेदों से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर पहुंचाएंगे। अब जो हम जानेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, राजा बनने के बाद में बहुत सारे यज्ञ करता है। यज्ञ होने के बाद में अब राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? राज्य को चलाने के लिए चाहिए एक व्यवस्था, ठीक है। तो आज जो व्यवस्था की बात करेंगे तो वो कर प्रणाली कौन सी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस काल में अब मैं बात करूं, उत्तर वैदिक काल में होता क्या है, कर जो है ना, कर, अब कर जो है ना इस काल में प्रचलन हो चुका, कर का प्रचलन हो चुका था। यानी अब उत्तर वैदिक काल में जो कर था उसको देना और लेना वो शुरू हो चुका था, ठीक है जी। अब कर के रूप में लेते क्या क्या थे, ठीक है ना। तो कर को है ना, कर और नजराना क्या बोलते थे उस समय? कर प्रणाली की अगर बात करूं, जब कर लेते थे तो हम लेते थे कर, कर तो कर ही होता था, वो कुछ भी हो सकता था। और नजराना यानी कि राज्य के राजा जो थे, आला अधिकारी जो थे, वो उत्तर वैदिक काल में एक तो कर लेते थे और एक नजराना। यानी कि एक जो शुल्क लिया जाता था, एक तो वो कर के रूप में लिया जाता था और एक नजराने के रूप में लिया जाता था। इनके अलावा ये तो हो गया बहुत ही मुख्य किरदार कि भाई कर लेंगे, कर को हम यानी शुल्क जो लेंगे राज्य में, राज्य यानी कि
जो राज्य में राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, कर प्रणाली के अंतर्गत जो हम आम जनता से, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो कर देने वाले होते थे ना, वो कौन थे? वो थे वेश्य। वेश्य जो थे वो कर, क्योंकि ये उत्पादक थे, व्यापारी वर्ग थे, उत्तर वैदिक काल में भी और ऋग्वेद काल में भी। तो इनका जो कार्य था, एक तो किसी भी चीज को पैदा करना, और किसी भी चीज में वो कोई भी चीज हो सकती थी। तो उत्पादक करने वाले वैश्य थे, और उत्पादक करते थे तो कर देने वाले भी वैश्य थे। यानी शुल्क देने वाले तो दो तरीके से, एक तो कर लेते थे, एक नजराने के रूप में उस समय शुल्क लेते थे। क्या लेते थे? यहां लिख दूं, शुल्क लेते थे। ठीक है, आगे होगी समझ में आपको। कर और नजराने के रूप में ये शुल्क लेते थे। अब होता क्या है, इसके अलावा भी, इनके अलावा और जो शुल्क लिया जाता वो किस रूप में लिया जाता था? एक तो बलि के रूप में, ठीक है, बलि के रूप में, और शुल्क के रूप में, और किस प्रकार से लेते थे? बलि के रूप में लेते थे, शुल्क के रूप में, और भाग के रूप में। जो कर लिया जाता ना, भाग के रूप में। ठीक है, अभी आपको समझ गए हो गए, बलि, शुल्क, भाग। पहला जो कर लेने का यानी शुल्क लेने की जो व्यवस्था थी, वो कर और नजराना लेते थे, लेकिन इनके अलावा बलि के रूप में भी पैसे लिए, यानी कि शुल्क लिया जाता, यानी कर लिया जाता था, शुल्क के रूप में भी, भाग के रूप में भी ये सारे कर लिए जाते थे। अब बात करें कि राज्य में शुल्क लिया कितना जाता था, तो राज्य में जो शुल्क लिया जाता ना, उस समय जो लिया जाता था, तो वो 16वां भाग लिया जाता था। यानी किसी भी उत्पादक वस्तु का 16वां भाग। कितना? 16वां भाग। ठीक है ना। अब ये लिया जाता था, 16वां भाग लिया जाता था। इसका क्या प्रमाण है कि भाई वाकई में 16वां भाग लिया जाता था या नहीं लिया जाता था? तो ये जो है, इसका प्रमाण क्या है? 16वां भाग लिया जाता था। इसका जो उल्लेख है वो किसमें है? वो अथर्ववेद में है। ठीक है, लिख लेना। ये जानकारी किसमें है? 16वां भाग लिया जाता था तो अथर्ववेद में है। इसके अलावा अब आप कहोगे कि भाई ये तो ठीक है, कर्ज ले लिया, यानी कि शुल्क ले लिया, ये व्यवस्था हो गई, यानी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब जो, यानी कि शुल्क यानी कर, यानी जो नजराना लिया जाता था, ठीक है, आम आदमियों के द्वारा। इसके अलावा भी अब इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग होता था? तो देखो, उत्पादक करने वाले मैंने आपको बताए, उत्पादक कौन करते थे? तो उत्पादक करने वाले कौन थे? तो वैश्य लोग। ठीक है, वैश्य उस समय क्या थे? ये थे, एक तो नंबर एक कर देने वाले, ठीक है, दूसरा ये थे उत्पादक। ठीक है, यानी उत्पादक ये किसी भी वस्तु को पैदा करने वाले, उगाने वाले, करने वाले, इनके हाथ में जो था, ठीक है ना, व्यापारी। और यही जो वैश्य लोग हैं, ये उत्तर वैदिक काल में क्या थे? करदाता वर्ग था। यानी कि कर जो देने वाला, यानी शुल्क जो देने वाला वर्ग था ना, तो वो क्या था? वैश्य वर्ग था, है ना। ठीक है, कर देने वाला जो वर्ग था वो वैश्य ही वर्ग था, जो कि कर उस समय चुकाता। क्यों? ब्राह्मणों का कार्य क्या था? शिक्षा देना और लेना, ठीक है, और अपने पेट भरने लायक ही किसी भी चीज को की आवश्यकता की पूर्ति करना। और जो क्षत्रिय लोग थे वो उस समय के बाहुबली लोग थे, एक तरीके से सेना क्षत्रियों की थी, राजा भी क्षत्रिय हुआ करते थे, तो वो वैश्य, वो क्या मैं, जो क्षत्रिय थे वो नहीं कर पाते थे, वैश्य ही किसी भी चीज को उत्पादक होते थे और यही कर चुकाते भी थे। इसी प्रकार अब ये जो है, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग किया गया है अनस्य बलिकर्ता। वैश्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, किसका? तो इनके लिए हुआ है क्या शब्द आया? अनस्य बलिकर्ता। और इसकी जानकारी किसमें है? तो जो इसकी जानकारी है
वो शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और ये किसका है? ये यजुर्वेद का। किसका है? तो यजुर्वेद का। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। यानी कि किसी भी चीज को पैदा करना, ठीक है, पैदा करना और उसका उत्पादन करना और कर चुकाना, वो था वैश्यों का काम। इसलिए इनको क्या गया? अनस्य बलिकृता शब्द का प्रयोग इनके लिए कहा गया है ना, शब्द प्रयोग। ठीक है, आसान हो जाएगा। अब होता क्या है इसके अलावा? अब बात कर भैया, ये तो हो गए कर कि भाई राज्य की व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। तो भैया राज्य की जो व्यवस्था थी वो कर इस प्रकार से लेते थे, कर के रूप में, नजराने के, बलि के, शुल्क के भाग के रूप में आम जनता से और वैश्यों से लिया जाता था कर। ठीक है, जिससे इनकी आय की पूर्ति हो जाती थी, राजकोष इनके भर जाते थे। ठीक है, अब 16वां भाग ही लिया जाता था किसी भी चीज का, चाहे वो अनाज का हो, भविष्य का हो, पैसे का हो, सोने का, आभूषण का, किसी का भी। ठीक है, उत्पाद करने वाले वैश्य थे। ठीक है, और उनके लिए शब्द अनस्य बलिकृता का शब्द का प्रयोग होता था। इसका जो प्रमाण है वो शतपथ ब्राह्मण में है। अब इससे आगे करें कि भाई केवल कर प्रणाली इस प्रकार से थी। अब क्या करेंगे? अब है अधिकारी। अधिकारी कौन कौन थे? अगर मैं अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो भैया उस समय उत्तर वैदिक काल में अधिकारी किस प्रकार से थे? देखो, कर प्रणाली उस समय नियमित रूप से चालू हो गई। ठीक है ना, जब कर प्रणाली चालू हो गए तो अधिकारी बढ़े, और जो अधिकारी बढ़े तो ये क्या थे? जो अधिकारी बढ़े वो थे कितने? उस समय अधिकारी थे यहाँ पर 12 अधिकारी। और इन 12 अधिकारी जो थे, 12 अधिकारी थे, और इनको क्या कहे? इनको कहा, या इनको कहे करे रत्नी। ठीक है, क्या कहा गया इनको? रत्नी। तो 12 अधिकारी थे, इनको रत्नी कहा गया। और ये जो अधिकारी कौन थे? अब भाई शासन चलाने के लिए ये कौन थे? ये जो रत्नी अधिकारी थे ये राज्य परिषद, राज्य परिषद। ठीक है ना, ये राज्य परिषद के सदस्य थे। अब राज्य परिषद के सदस्य तो भाई या तो ऊंचे लेवल के अधिकारी होते थे, ठीक है ना, या तो ऊंचे लेवल के अधिकारी होते थे, या इनमें से देखो सबसे पहले 12 अधिकारी थे। राज्य परिवार के साथ साथ और भी ऊंचे दर्जे के अधिकारी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? उत्तर वैदिक काल में। अब इन 12 अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। इसका क्या प्रमाण है? हैं? इसका प्रमाण क्या है? राज्य परिषद के सदस्य थे। ठीक है, ये सदस्य ही। अब प्रमाण क्या है कि इनको रत्नी कहा जाता है? तो रत्नी जो कहा गया है वो कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। ये नोट कर लेना। मैं इसलिए हर चीज बता के चल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। रत्नी शब्द आएगा तो किस में आया? उत्तर वैदिक काल के दौरान शतपथ ब्राह्मण में है, यजुर्वेद में है। ठीक है ना, इनकी जो रत्नियों की चर्चा जो हमें देखने को मिलती है ना उत्तर वैदिक काल में, तो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। अब इन सब में, इन रत्नियों में सबसे पहले कौन था? सेनापति। सेनापति, ठीक है, ठीक है। अब सेनापति कौन था? जो सेनानी होता था उसको क्या कहते? सेनापति। ठीक है, सेनानी यानी कि सेनापति। ठीक, इनके बाद में जो उस समय का जो अधिकारी था, दूसरे नंबर पे पुरोहित। इनका सैनिक कार्यों की गतिविधियों को देखना। ठीक है, सेना का जो सेनानी जो था उसको कहते थे सेनापति। और इसका काम क्या था? सेना की सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करना और सैनिक गतिविधियों पर नजर रखना। ठीक है, और युद्ध के दौरान सेना का नेतृत्व करना। भाई राजा के बाद सेनापति उस समय। उसके बाद अगर मैं देखो यहाँ शासन राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद था पुरोहित। पुरोहित का कार्य क्या था? राज्य में पूजा पाठ और राजा के लिए हवन कीर्तन और देवताओं का आवाहन और उनको
उनके लिए पूजा अर्चना, ठीक है ना। इसके बाद में करते पुरोहित के बाद में आते हैं, पुरोहित के बाद में कौन था, युवराज, ठीक है। उनके बाद में युवराज, जिनको क्या कहते थे, महिषी, महिषी मतलब प्रथम, ठीक है ना, पहला। इनके बाद में जो राजा के लिए अधिकारी थे वो थे सूतकार, क्या थे अधिकारी, सूतकार। अब सूतकार कौन थे भैया उस समय, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था से ही संबंधित हम सारी जानकारी आप लोगों से साझा करें। जो सूतकार थे वो राजा का सारथी होता था। कहां पर, सूतकार, एक सूतकार होते हैं, सूत माने सूत जो होती है एक तरीके से कपड़ा यानी ऊन, ऊन को काटने वाले होते थे। लेकिन यहां पर जो सूतकार है वो राजा का ना सारथी होता था। क्या लिख देता हूं यहां, राजा का सारथी, ठीक है, सूतकार था जो राजा के लिए उनके रथ को हाँकता और कहीं भी राजा का अगर आना जाना होता आवागमन के लिए ये सूतकार ही राजा के साथ में होता था। इनके बाद जो रत्नियों की हम गिनती करेंगे उत्तर वैदिक काल में तो थे ग्रामीणी। अब ग्रामीणी आपको पता ही है, ग्रामीणी गांव का अध्यक्ष,